नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चल रहा है। तो हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किए थे। पिछले क्लास में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस किए थे, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल का ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस ने 1994 में सस्पेंड किया था, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल बना था ट्रस्ट टेरिटरीज के लिए। ट्रस्ट टेरिटरी क्या होता है ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। वैसे 1994 में पलाऊ करके एक आइलैंड कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो ऑपरेशन से उन्हें सस्पेंड किया, ठीक है, क्योंकि आज के हिसाब से कोई ट्रस्ट टेरिटरी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफॉर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 में। 1991 के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए करके मेंबर स्टेट्स का डिमांड रहा है। टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स का डिमांड है दोस्तों। वन इज रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। देखिए, मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। जब भी कोई वार रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, उसमें फाइनल डिसीजन हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, सैंक्शंस इंपोज करना वगैरह वगैरह। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, 5 परमानेंट मेंबर्स है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जिनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इनके पास ज़्यादा कोई पावर नहीं है, ये बात आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। केवल परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। परमानेंट मेंबर्स के अप्रूवल के बिना या फिर परमिशन के बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन या रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसे इंक्रीज करना चाहिए। एट द सेम टाइम नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है उसे भी इंक्रीज करना चाहिए। इस तरह का डिमांड रहा है, क्योंकि आज के हिसाब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डिसीजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल वार एंड पीस के बारे में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में, वो केवल ये 5 मेंबर्स डिसाइड करते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, अगर ये 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है तो वो पास होने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था, तब ये 5 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स इसलिए बनाए थे क्योंकि वो 5 कंट्रीज सबसे पावरफुल कंट्रीज थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर्स थे। पर आज की स्थिति ऐसा नहीं है ना। 1991 में जैसे कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज होके आए, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इस तरह के डिमांड्स रहा है। दूसरा है ये रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस का जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से इंटरनेशनल इश्यूज होना चाहिए, उसमें भी रिफॉर्म्स चाहिए। तो ये 2 मेन डिमांड्स रहा दोस्तों। अभी तक बहुत सालों से डिमांड रहा है मेंबर कंट्रीज का, पर अभी तक देयर इज लिटिल क्लैरिटी एंड कंसेंसस ऑन द नेचर ऑफ रिफॉर्म। जब भी जनरल असेंबली मीटिंग होता है, एनुअली जो होता है, सारे मेंबर कंट्रीज का डिमांड रहता है कि यूनाइटेड नेशंस में इस तरह के रिफॉर्म्स होना चाहिए, पर अभी तक कुछ भी नहीं। वैसे इस बात पर सारे मेंबर कंट्रीज एग्री करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, बट व्हाट दे कैनॉट एग्री ऑन इज प्रिसाइसली व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस बारे में कोई कंसेंसस अभी तक नहीं हो पाया है। So on the reform of structures and processes, the biggest discussion has been on the functioning of the Security Council. यही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग तरीके का रिफॉर्म्स होना चाहिए करके मेंबर कंट्रीज का डिमांड है, पर उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल का जो फंक्शनिंग स्टाइल है उसमें रिफॉर्म्स होना चाहिए। Related to this has been the demand for an increase in the UN Security Council's permanent and non-permanent membership. तो आज के हिसाब से जो 5 permanent members and 10 non-permanent members है, उतना नहीं, और भी कंट्रीज को permanent and non-permanent membership देना चाहिए। ये एक डिमांड है। ये डिमांड क्यों है दोस्तों? So that the realities of contemporary world politics are better reflected in the structure of the organization. इसका मतलब यह है दोस्तों, आज की डेट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जैसे कि वार से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, टेररिज्म को काउंटर करने से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, वो सारे ये 5 कंट्रीज लेते हैं। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सारे कंट्रीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, पहले जैसा नहीं रहा है। तो आज की डेट में केवल ये 5 कंट्रीज को इस तरह के पावर्स देना, वीटो पावर देना, ये इलॉजिकल है। जब भी मेंबर कंट्रीज कोई अच्छे अच्छे प्रपोजल्स लेके आते हैं यूनाइटेड नेशंस में,
जो सबकी भला के लिए होते हैं, तब ये परमानेंट मेंबर्स क्या करते हैं, अपना वीटो पावर यूज करके उसे होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया ने एक प्रपोजल पुटअप किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, एक टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट करके डिजिग्नेट करने के लिए, जो हमारा मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिजिग्नेट करना। चाइना अपना वीटो पावर यूज करके उसे होने नहीं दिया है। 2-3 बार इंडिया और यूएस ने प्रपोजल पुटअप किया, तीनों बार चाइना ने उसे रिजेक्ट किया, बेसिकली अपना वीटो पावर यूज किया। देखिए, टेररिस्ट जो इतने लोगों को मारा है, इतने बड़े बड़े कांड किया है, टेरर फैलाया है, उसको जब ग्लोबल टेररिस्ट करके डिजिग्नेट करने के लिए एक प्रपोजल पुटअप किया जो सबके भला के लिए है, उसे भी अपना वीटो पावर यूज करके चाइना जैसे कंट्री ने रिजेक्ट। अब चाइना का अपना रीजन है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती आ रही है उसके बारे में आप सबको पता होगा। अब चाइना ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट के साथ इस तरह का पनिशमेंट हो, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान से इसके लिए कुछ रिटर्न फेवर भी मिल जाएगा। तो चाइना इधर सेल्फिश हो रहा है दोस्तों। देखिए, टेररिज्म ऐसा एक डिसीज है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये टेररिज्म को काउंटर करने का एक स्टेप था कि एक टेररिस्ट को, वो भी एक प्रूवन टेररिस्ट, उसे पनिश करने के बारे में सोच रहा था, पर वो भी होने नहीं दे रहा है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर दिया हुआ है, इससे अच्छी अच्छी चीजें नहीं हो पाता है। अब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह हजारों एग्जाम्पल्स है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ऐसा कोई प्रपोजल आया और एक एक परमानेंट मेंबर उसे होने नहीं देता है, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ सेल्फिश रीजंस भी होगा उसके पीछे। और एक रीजेंट एग्जाम्पल है, रशिया यूक्रेन वार के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस इंपोज करने के बारे में सोच रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब चाइना और रशिया के बीच में दोस्ती के बारे में आपको पता होगा, अगर चाइना अलो नहीं करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन इंपोज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे रीजंस की वजह से ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। इन पर्टिकुलर देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा। तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में से कंट्रीज का मेंबरशिप होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, इस तरह का डिमांड्स रहा है। तो ये सबके अलावा और भी डिमांड्स है दोस्तों, जैसे कि यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज वांट इंप्रूवमेंट्स इन द यूएन बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। यूएन का जो बजटरी प्रोसीजर्स है, यूएन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, उसमें भी इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज का डिमांड है। ठीक है, ये बजटरी प्रोसीजर्स का मतलब मैं आपको बताता हूं। ये टेबल देखिए आप, ये टेबल ये कह रहा है मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 2019 का डाटा है। बेसिकली यूएन के पास अपना कोई फंड नहीं है, मेंबर कंट्रीज जो है कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन रेगुलर बजट में। तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, टोटल बजट का 22% यूएसए से आता है, चाइना से 12%, जापान से 8.5%, जर्मनी से 6%, यूके से 4.5%, फ्रांस से 4.4%, रशिया से 2.4%। समझ रहे हो? इंडिया का देखिए 21st पोजीशन में है 0.8%। तो एक एक कंट्री अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन रेगुलर बजट में। अब देखिए दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सबके लिए काम करते हैं, उधर ज्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करना कोई भी कंट्री के लिए सही नहीं लगेगा। इधर आपको पता चल रहा होगा कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी तरफ से फंडिंग ज्यादा है, जबकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सारे कंट्रीज के लिए काम करते हैं, है कि नहीं? तो इसमें भी रिफॉर्म्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हमसे पैसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, सारे कंट्री से इक्वली पैसे लेना चाहिए। और यूएन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए। इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज का डिमांड रहा है। अगला है जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, मैंने आपको इधर कहा था मेंबर कंट्रीज ये चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस में दो तरह के रिफॉर्म्स हो। एक तो यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स हो, जो अब तक हमने डिस्कस किया। अगला है ये रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को कौन कौन से एरियाज में फोकस करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, इसमें भी रिव्यू होना चाहिए। कुछ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है दैट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले ए ग्रेटर और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है? एक तो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और जितने भी प्रॉब्लमैटिक एरियाज है उधर सिक्योरिटी मिशंस को डिप्लॉय करना। तो ये काम तो यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी कर रहा है, इसे और इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड कंट्रीज का कहना यह है इट्स रोल टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। मतलब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना यूएन का बस की बात नहीं है,
क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन के बाद कितने जंग हो चुके हैं दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर वार किया, इराक इन्वेशन किया, अफगानिस्तान इन्वेशन किया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हुआ, कोरियन वार हुआ, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। तो कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना यह है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के पीछे मत पड़ो, रादर इट्स रोल टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। यूएन केवल डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना चाहिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। तो इतने सारे चेंजेस यूनाइटेड नेशंस के अंदर होना चाहिए करके मेंबर कंट्रीज क्यों डिमांड कर रहा है? इसका मेजर रीजन ये है दोस्तों, देखिए यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड द वे इट फंक्शनड रिफ्लेक्टेड द रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जिस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स था, इंटरनेशनल रिलेशंस था, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस था, उस हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को तब ऑर्गेनाइज किया था। अब तो पूरा सिचुएशन बदल गया ना। बेसिकली कोल्ड वॉर के बाद दोस रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया दुनिया में। नंबर 1, सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड। देखिए 1991 में जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है तो आप बोल सकते हैं कोल्ड वॉर उधर ही खत्म हो गया। 1944 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, फिर दो सुपर पावर्स इमर्ज होके आए थे। वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड इज सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, आर्म्स रेस चल रहा था, फिजिकल वार तो नहीं चल रहा था, इसलिए उसे कोल्ड वॉर बोलते हैं। ये सब आपको मालूम है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। पर अलग अलग कारण की वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में। बेसिकली सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थे, 15 कंट्रीज का एक काउंसिल था सोवियत यूनियन। तो 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गए, अलग 15 कंट्रीज बनते हैं, ठीक है। तो कोल्ड वॉर उधर खत्म हो गया। तब तक दो सुपर पावर्स थे दुनिया में, यूएसए एंड यूएसएसआर, और अलग अलग कंट्रीज यूएसए एंड यूएसएसआर को फॉलो करने लगे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर। ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। तो 1991 के बाद क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड बन जाता है। बेसिकली यूएस की हेगमनी या फिर डोमिनेंस शुरू हो जाता है दुनिया में। देन द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन, एंड द यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। देखिए जब तक यूएसएसआर था या फिर सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कंपटीशन चल रहा था, राइवलरी चल रहा था। पर जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट या सक्सेसर कंट्री बना रशिया। पर रशिया और यूएसए मच मोर कोऑपरेटिव था, उनके बीच में रिलेशंस अच्छे थे। फिर देखिए चाइना इज फास्ट एमर्जिंग एज ए ग्रेट पावर एंड इंडिया ऑल्सो इज ग्रोइंग रैपिडली। देखिए ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। कोल्ड वॉर के बाद चाइना एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर बनना शुरू हो गया, इंडिया का भी ग्रोथ रैपिड पेस में होने लग गया, एंड द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। आज की डेट में एशियन इकोनॉमी जो है एक अनप्रेसिडेंटेड रेट में ग्रो हो रहा है दोस्तों। चाइना अगले 10-15 साल के अंदर, शायद उससे पहले, यूएस की इकोनॉमी को टेक ओवर भी करने वाला है, ठीक है। मेनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइन्ड द यूएन एज दे बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन और फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप। देखिए 1991 के बाद काफी सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। एक तो जैसे मैंने पहले बोला, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के बाद 15 कंट्रीज बन गए ना, वो सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। और भी अगर आप देखोगे बहुत सारे कंट्रीज इस टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। And a whole new set of challenges confronts the world, that is genocide, civil war, ethnic conflict, terrorism, nuclear proliferation, climate change, environmental degradation, epidemics। मतलब इधर क्या बता रहा है दोस्तों, 1945 में यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन के बाद कोल्ड वॉर के एंडिंग तक, उस टाइम पीरियड में काफी डेवलपमेंट्स हुए दुनिया में। बेसिकली दुनिया बदल गए थे, जैसे कि कई सारे कंट्रीज में जेनोसाइड हुआ, सिविल वार चलने लगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुए, टेररिज्म भयंकर तरीके से फैलने लग गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुआ, मतलब और न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज एक्वायर करने लगे, कुछ कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन गए। फिर क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में तो बहुत कुछ हुआ, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एमिशंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, बेसिकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट हुए, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से सी लेवल्स राइज हो गया, काफ़ी सारे सिटीज़ पानी के नीचे आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है दोस्तों। एट द सेम टाइम काफ़ी एपिडेमिक्स भी रिपोर्ट हुए थे, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज में लाखों लोगों की जान भी चले गए। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली 1989 में जब कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वाज, इज द यूएन डूइंग एनफ? Is it equipped to do what is required? What should it be doing and how? What reforms are necessary to make it work better?
तो देखिए काफी सारे सवाल उठ गए। यूएन क्या एनफ कर रहा है जो उनको करना चाहिए? जो उनको करना चाहिए वो करने के लिए उनके पास कैपेसिटी है? उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? कौन कौन से रिफॉर्म्स अंडरटेक करना चाहिए ताकि यूएन और अच्छी तरीके से काम करे? तो पिछले 10-15 साल से सारे मेंबर कंट्रीज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं दोस्तों, इन्हीं सवालों का सैटिस्फैक्टरी एंड प्रैक्टिकल आंसर्स ढूंढ रहा है, पर अभी तक कोई कंसेंसस में नहीं आ पाया। वैसे कोशिश तो अभी भी चल रहा है दोस्तों। आपने G4 नेशंस के बारे में सुना होगा, ये वैसे एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया हुआ है, बस मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। G4 नेशंस में है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ये चारों कंट्रीज का डिमांड ये है कि उन्हें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स मिलना चाहिए, और ये चारों कंट्रीज एक दूसरे के बिड को सपोर्ट करते भी हैं। तो इस तरह डिमांड करने का बेसिक रीजन क्या है दोस्तों? नंबर 1, ईच ऑफ दिस 4 कंट्रीज हैव फिगर्ड among the elected non-permanent members of the council since the UN's establishment। देखिए मैंने आपको कहा था सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स है एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान नॉन परमानेंट सीट्स काफी बार होल्ड कर चुका है, ठीक है, तो उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स होने का। दैट इज वन रीजन। सेकंड इज देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट डिकेड्स, रीचिंग ए स्कोप कंपेरेबल टू द परमानेंट मेंबर्स। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना ये काफी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज थे, मतलब उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। अभी के हिसाब से ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान जैसे कंट्रीज कोई कम नहीं है। परमानेंट मेंबर्स जो कंट्रीज है ना, उनके आसपास ये कंट्रीज भी आएंगे, उनका भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन 4 कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट से अलग रखने का। एट द सेम टाइम कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो ये चारों कंट्रीज को अपोज करते हैं। उनका कहना यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी 5 परमानेंट मेंबर्स है वैसे ही रहना चाहिए। इन कंट्रीज का एक इनफॉर्मल ग्रुप है दोस्तों जिसे कॉफी क्लब या फिर यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बोलते हैं। इसमें टोटल 40 ऑड मेंबर स्टेट्स है। दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन होल्डिंग बैक रिफॉर्म्स टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो कॉफी क्लब है ना, यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं होने देते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मिडिल साइज्ड स्टेट्स who oppose bigger regional powers grabbing permanent seats in the UN Security Council। अब ये जो 40 मेंबर कंट्रीज है ना, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है। वो लोग ये चाहता है कि उनके आसपास में जो बड़े बड़े कंट्रीज है ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ना बने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस ग्रुप में कौन कौन है। सबसे पहले ये देखिए कौन कौन, मतलब 40 कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज है। इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। इटली एंड स्पेन जो है जर्मनीज बिड फॉर सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करते हैं, वेरास पाकिस्तान इंडिया को अपोज करते हैं। सिमिलरली अर्जेंटीना ब्राजील के अगेंस्ट है, ऑस्ट्रेलिया जापान के अगेंस्ट है। कनाडा एंड साउथ कोरिया आर अपोज्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज often dependent on their aid, wielding more power than them at the United Nations। मतलब कनाडा, साउथ कोरिया जैसे जो कंट्रीज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है। देखिए बात ये है ना, जितने डेवलप्ड कंट्रीज है ना दुनिया में, उनका ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो कंट्रीब्यूशन भी देते हैं अच्छा खासा यूनाइटेड नेशंस को। जैसे कि आप इस लिस्ट में देखिए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का 2.2% कंट्रीब्यूशन है, कनाडा का 2.7% कंट्रीब्यूशन है। तो जितने डेवलपिंग कंट्रीज है दुनिया में, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है, एड्स के लिए, ग्रांट्स के लिए, है कि नहीं। तो कनाडा, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज को ये लगता है अगर डेवलपिंग कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगा तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। इधर डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, ब्राजील है, इंडिया है, ठीक है। तो इन सारे कंट्रीज का ऑपोजिशन भी एक मेजर रीजन है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स नहीं होने का। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएन सेक्रेटरीज जनरल के बारे में। अभी तक टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल्स रह चुका है दोस्तों। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो मैनुअल डे ओलिवेरा ग्यूटेरस, जो फॉर्मर पोर्चुगल प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारे यूएन सेक्रेटरी जनरल के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।